नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम द पावर ऑफ नाउ किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसे एकहार्ट टोल ने लिखा है। अगर आप अक्सर अतीत की यादों में खो जाते हो या भविष्य की चिंता महसूस करते रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। यह 236 पेज की एक शक्तिशाली किताब है, लेकिन हम इसे सरल और सहायक तरीके से समझेंगे ताकि आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं हर अध्याय को कवर करूंगी और साथ ही आपके जीवन को बदलने वाले कुछ शक्तिशाली अभ्यास भी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ? अगर आपका जवाब है मैं वही हूँ जो सोचता हूँ, तो ज़रा रुकिए। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है, हम अपने आप को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा है वही हम हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने विचारों को बस अनुभव कर रहे हैं। हम वो प्रेजेंस से हैं जो उन विचारों को देख रहा है, सुन रहा है। हम विचार नहीं हैं, हम तो वो हैं जो विचारों को महसूस कर रहे हैं। अक्सर देखा होगा, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी बीते हुए कल की बातें, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी गिल्ट, कभी डर। यही सोच सोच कर हम परेशान हो जाते हैं। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमें अपने मन को देखना शुरू करना चाहिए, उसे रोकना नहीं। बस देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और ये जानिए कि ये सिर्फ एक सोच है, आपका सच्चा रूप नहीं। जैसे ही आप अपनी सोच को देखना शुरू करते हैं, आप अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस करेंगे। आपको समझ आएगा कि कोई मैं ये सोच नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इस सोच को देख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा दिमाग गलत है? बिल्कुल नहीं। दिमाग बहुत ज़रूरी है, लेकिन तभी जब हम उसे इस्तेमाल करें। दिक्कत तब होती है जब दिमाग हमें इस्तेमाल करने लगता है। हम उसके गुलाम बन जाते हैं, दिन भर बस सोचते रहते हैं और उस सोच में फंसे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि बीता हुआ समय यानी पास्ट और आने वाला समय यानी फ्यूचर, ये सब दिमाग की बनाई हुई चीज़ें हैं। हकीकत में सिर्फ एक ही समय होता है और वो है अब यानी द नाउ। जब आप पूरी तरह से वर्तमान पल में जीते हैं तो आपकी सारी चिंताएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। बहुत आसान तरीका है। जब भी आप चल रहे हों, खाना खा रहे हों, सांस ले रहे हों, तो उस पल को पूरी तरह महसूस कीजिए। खुद से कहिए, अभी मैं जीवित हूँ, यही पल मेरा है। यही आपकी असली ज़िंदगी है, न कि वो सोच जो आपको परेशान करती रहती है। एकहार्ट टोले ये भी बताते हैं कि हमारा ईगो यानी अहंकार इसी सोच से बना होता है। हम अपनी पहचान बना लेते हैं अपने नाम, काम, रिश्तों और बीते हुए अनुभवों से, लेकिन वो सब तो बदलता रहता है। अगर आप इन सब चीज़ों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तो आप हर वक्त डर में जिएंगे कि कहीं ये चीज़ें मुझसे छिन ना जाएं। लेकिन जब आप इस ईगो को पहचानते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं तो आप असली आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम ऐसा कैसे करें, तो टोले दो बहुत ही आसान तरीके बताते हैं। पहला, जब भी कोई विचार आए उसे रोको मत, बस शांत होकर उसे देखो। जैसे कोई ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुककर जा रही हो, उसी तरह सोचें आपके सामने से आ जा रही हैं। आप उन सोचों को सिर्फ देखिए, बिना रिएक्ट किए। ये देखने की कला ही आपकी पहली सीढ़ी है। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखिए। अपने सांस को महसूस कीजिए, हवा को महसूस कीजिए, खाने के स्वाद को, पानी की ठंडक को महसूस कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने विचारों से बाहर आ जाते हैं और अंदर की शांति में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ने के बाद कहा है कि उनके अंदर से एक भारीपन निकल गया, क्योंकि अब वो हर सोच को सच नहीं मानते। वो जानते हैं कि सोच आ सकती है, जा सकती है, लेकिन वो खुद उससे अलग हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में शांत, खुश और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपने मन को पहचानिए और ये जानिए कि आप उससे बड़े हैं। अब आपको एक छोटा सा अभ्यास करना है। आज सिर्फ 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाइए और अपनी हर सोच को बस आते जाते देखिए। न कोई जजमेंट, न कोई रोक टोक,
शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही सबसे ज़रूरी अभ्यास है। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप असली पावर ऑफ नाउ को महसूस कर पाएंगे। तो यही था पहला अध्याय, यू आर नॉट योर माइंड, यानी आप अपने मन नहीं हैं। अभी हम बात करेंगे किताब के दूसरे अध्याय की, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन, यानी चेतना, दर्द से निकलने का रास्ता। दोस्तों, जिंदगी में जितना भी दर्द या दुख हम अनुभव करते हैं वो अक्सर पैदा होता है हमारे मन के पैटर्न्स या चेतना की कमी से। तो चलिए समझते हैं कि चेतना कैसे हमें दर्द के चक्र से बाहर निकाल सकती है। जब कोई घटना घटित होती है, जैसे किसी ने हमारी आलोचना की या हम में कोई कमी रह गई, तो हमारा मन तुरंत उसकी नकारात्मक कहानी बनाता है। मैं आखिरकार विफल क्यों हुआ? वो व्यक्ति मुझसे कितना अलग है? इसे सुधारना चाहिए था। और ये विचार जब जोर पकड़ लेते हैं तो वे सिर्फ इवेंट तक सीमित नहीं रहते, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारे सेल्फ एस्टीम और हमारे इंटरनल वर्ल्ड में घुस जाते हैं। दूसरा अध्याय बताता है कि यह घातक चक्र दो बातों से बनता है, एक पेन बॉडी और दूसरा माइंड स्टोरी। पेन बॉडी वह ऊर्जा है जो पुराने घावों, दर्दों और अप्रयुक्त भावनाओं से बनी होती है। ये ऊर्जा मन में जमा होती है और जब कोई ट्रिगर आता है, जैसे कोई नकारात्मक बात हमसे कहता है, तो वह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। फिर हमारा मन तुरंत घटनाओं की कहानियाँ बनाता है जो दर्द को और बढ़ा देता है। अब सवाल उठता है, क्या दर्द से बचना चाहिए? नहीं। यहाँ समझना महत्वपूर्ण है कि लेखकम कहता है, दर्द जीवन का हिस्सा है। खुशी एक तरफ है और दर्द दूसरी। दोनों जीवन में होना सामान्य है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम पेन बॉडी को पहचानते नहीं। हम उसे अनकॉन्शियस तरीके से फीड करना शुरू कर देते हैं, फिर वो हमें डोमिनेट करता है। हम उनसे जजमेंट, डिनायल या सप्रेशन करते हैं और दर्द बढ़ता चला जाता है। तो ये पेन बॉडी कैसे मजबूत होती है? जब हम समझते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं दर्द की कहानियों को एक्टिवेट करती हैं, फिर हम इसी नैरेटिव में खो जाते हैं। जैसे कोई बोले, तुमने गलत किया, हम रव सेकंड में अपनी असली आइडेंटिटी को छोड़कर उस पेन नैरेटिव में फंस जाते हैं। मैं गलत हूँ, मैं बेकार हूँ, और फिर उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। हर बार जब हम उसी प्रतिक्रिया को दोहराते हैं या उसमें एनर्जी डालते हैं, पेन बॉडी और भी मजबूत होती जाती है। यहाँ पर चेतना यानी कॉन्शियसनेस काम आती है। चेतना से मतलब है हम अब अपनी अवेयरनेस लेके आते हैं। हम शब्दों या सिचुएशंस के पीछे छिपे हुए पैटर्न्स को देखते हैं। ये अवेयरनेस हमें 3 शक्तियाँ देती है। रिकग्निशन, आप पहचानते हैं कि पेन बॉडी सक्रिय हो रही है। डिसआइडेंटिफिकेशन, आप जान पाते हैं कि यह सोच, यह दर्द मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उससे अलग हूँ। नॉन रिएक्शन, आप प्रतिक्रिया में फंसते नहीं, आप सिर्फ देखते हैं अपनी अवेयरनेस के साथ। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप किसी से नाराज़ हो गए क्योंकि उसने आपकी बात इग्नोर कर दी। पहले आप तुरंत जवाब देंगे, आर्ग्यूमेंट या इंटरनल क्रिटिसिज्म की कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन अवेयरनेस के साथ आप थोड़ी पॉज लेंगे, देखेंगे कि पेन बॉडी एक्टिवेट है। फिर जवाब देने के बजाय आप इसे ऑब्जर्व करते रहेंगे, समझते रहेंगे कि यह आपका मन बना रहा है, बस देखते जाए। इस एक एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस आप पात्र नहीं बनते उस कहानी के। इससे पेन पावर ओवर आप धीरे धीरे कम होती जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी पीड़ा क्यों महसूस करता हूँ? लेकिन जब आप रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो निकलने लगते हैं। जैसे आपकी आंखों के सामने कुछ धुंधला दिखता है और फिर धीरे से साफ होता है। आपका मन निकल जाने लगेगा उसकी पुरानी स्टोरी लूप से। बस इस अवेयरनेस को बनाकर रखिए। पेन को जज मत करिए, ना ही फोर्सफुली सप्रेस करें। बस देखें, जैसे सामने बादल गुजरते हैं, साइलेंस और शांति आप में बनी रहेगी। एखार्ट कहते हैं कि पेन बॉडी खुद को एक तरह की पहचान के रूप में विकसित कर सकती है। कुछ लोग इतने डीपली पेन बॉडी में फंस जाते हैं कि वो ही बन जाते हैं। फिलोसॉफिकली वो खुद बन जाते हैं अपना दुख और ड्रामा। लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस की प्रैक्टिस उन्हें उसी पेन बॉडी से बाहर निकाल देती है। शांति की एक जगह एक्टिवेट होती है, जो हमेशा रही है लेकिन छूट गई थी अवेयरनेस की धुंध में।
चलिए एक साधारण प्रैक्टिस की बात करते हैं जो राइटर रेकमेंड करते हैं। जब आप किसी नेगेटिव इमोशन या घटना से गहराई में फंस रहे हों, पॉज कीजिए। 2 सेकंड के लिए धीमी सांस लीजिए। बस अपनी आंखें बंद करिए और एक ऑब्जर्वर बनिए। देखिए कौन सी फिजिकल फीलिंग आ रही है। गले में कसाव, दिल की धड़कन तेज होना, मन में कुछ विचार चलना शुरू हुआ। सिर्फ देखते रहें, बिना जवाब दिए। इस अवेयरनेस में शांति बनेगी। कुछ मिनट तक ऐसी प्रेजेंस बनाए रखें, फिर धीरे से अपनी आंखें खोलिए और नॉर्मल जीवन में लौटिए। धीमे धीमे ऐसा करते करते ये आपकी आत्मदृष्टि बन जाएगी। अवेयरनेस आपके मन में होने वाली तमाम ड्रामा की कहानियों में साथ साथ रहेगी और आपको पीछे नहीं खींचेगी। आप स्वयं बन जाएंगे अपने पेन बॉडी के ऑब्जर्वर। यहाँ चैप्टर का फाइनल इंसाइट है, कॉन्शियसनेस आप है। पेन बॉडी सिर्फ एक मानसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपका अवेयरनेस सशक्त है तो आप पेन बॉडी से कविता अलग रह सकते हैं। आप फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 2 का सार ये है, दुख पैदा होता है जब आप मन की कहानियों में स्वयं को खो देते हैं। द वे आउट ऑफ पेन है अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। जब आप पेन बॉडी को पहचान लेते हैं, समझते हैं कि यह आपका हिस्सा नहीं है और उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तभी यह दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगता है। रेगुलर प्रैक्टिस, ऑब्जर्वर की भूमिका, यह आपकी फ्रीडम की कुंजी बन जाती है। जब भी गुरूर, उलझन, डर, नाराज़गी या मानसिक दर्द आए, उस समय थोड़ी देर के लिए शांत होकर देखें क्या महसूस हो रहा है। बस उसकी उपस्थिति को नोट करें, ना जज करें, ना फाइट करें। तेज़ी से लौटें अपनी अवेयरनेस में। अब हम चलेंगे तीसरे अध्याय की तरफ, मूविंग डीपली इनटू द नाउ, यानी गहरे तौर पर अब में प्रवेश करना। इस अध्याय का मूल उद्देश्य है स्थायी रूप से अब में रहना, और सिर्फ मौन या स्टिल्ड प्रेजेंस में नहीं, बल्कि हर क्षण की चेतना में डूब जाना। जब हम सच में अब में रहते हैं तो हम सिर्फ विहंगम द्विआयामी ऑब्जर्वर्स नहीं होते। हम जितना गहराई से सांस ले रहे हैं, उतने ही गहराई से हम जीवन का अनुभव करने लगते हैं। वास्तविक अभ्यास के तौर पर अब अध्याय हमें बताता है कि सिर्फ सोच को रोक देना ही पर्याप्त नहीं है, उसे गहराई से समझना है। हर सांस के साथ आप महसूस करें कि हवा अंदर जा रही है, रुक रही है और निकल रही है। हर सांस के साथ आपका शरीर जिंदगी में जुड़ता है। इस अवेयरनेस को एक्सपेंड करें। हर कदम, हर आवाज़, हर टेक्सचर को महसूस करें। जब आप चलते हैं, डिस्कनेक्ट का कोई लाभ नहीं। जिए प्रदत्त अपने पैरों पर। जब बैठते हैं, अपने शरीर की हर कोशिका को महसूस करें। जब खाना खाते हैं, उसके स्वाद, उसकी गर्मी, उसकी खुशबू को जी लें। बस सोच को ऑब्जर्वर बनकर पहचानिए, फिर उठाइए, गहराई में ले जाइए। इस चैप्टर में कहा गया है कि कभी कभी ग्रिम एक्सपीरियंसेस जैसे दर्द, बीमारी, दर्दनाक घटनाएं, ये आपको जीवित सच में वापस खींचती हैं। ऐसे समय में अगर आप डीप प्रेजेंस में होते हैं तो आप सफरिंग के पार ऊपर उठ सकते हैं। वहाँ सिर्फ प्रेजेंस रहता है। थिंक ऑफ अ रोज़ ब्लूमिंग। जब आप सिर्फ उसकी रंगत देखते हैं तो आप तस्वीर लेते हैं, पर जब आप उसकी खुशबू महसूस करते हैं, उसकी नाजुक पंखुड़ियों को हाथ से छूते हैं, तो आप उस पल में होते हैं, इन द नाउ। बस ऐसे ही आपको अपनी ज़िंदगी को भी फील करना है। सोच मत करो, अनुभव करो। स्मॉल टेक्निक्स दैट हेल्प। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस। सुबह उठते ही 5 गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस की हरकत आपके अंदर क्या जगा रही है। एक कनेक्शन, एक वार्मथ। वॉकिंग प्रेजेंस। जब कभी हो, बगीचे में, घर में, रास्ते पर, बस पूरी मौजूदगी के साथ चलिए। हर कदम ध्यान रहकर रखिए। पैरों को ज़मीन पर टिकते महसूस कीजिए। स्टॉप कंडीशन। कुछ काम करते वक्त, जैसे कंप्यूटर पर काम हो, खाना बनाना हो, खुद से एक बार धीमे से कहो, आई एम हियर, और फिर महसूस करो सांस, कदम, आवाज़, सेंसेशन, वो प्रेजेंस जो भीतर से जाग रही है। चैप्टर बताता है कि जब आप डीपली नाव में बने रहते हो तो आपका अनुभव ड्यूअल नेचर से पार निकल जाता है। एक वह जो ऑब्जर्वर है और एक वह जो पूरी तरह से प्रेजेंट है। ऑब्जर्वर कभी स्किप नहीं होता, लेकिन उसी ऑब्जर्वर की मदद से आप अंदर उपस्थित होकर भी अवेयर रह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, दिमाग कहता रहेगा, नॉइज़ आएगी। चैप्टर कहता है,
उस नॉइज़ को लिसनर बन के स्वीकार करो। नॉइज़ या थॉट्स आपके एक्सपीरियंस को गहरे प्रेजेंस से दूर नहीं ले जाएंगे जब तक आप ऑब्जर्वर बने रहेंगे। जब हम इतने डीपली अब में रहते हैं तो हम शुरू होते हैं रियल लाइफ को विस्तृत रूप से देखना, जैसे बारिश की बूंद, बच्चे की हंसी, बाजार की हलचल, सूरज की गर्मी, फूल की झलक। सबसे अनमोल बात यह कि आप डर, तनाव, चिंता से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस को इतने शुद्ध तरीके से छूते हो तो मन की भूख और शिकायतें घट जाती हैं। चैप्टर में एक पावरफुल इंसाइट दी गई है, प्रेजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस की चिंता में फंस जाते हो तो आप प्रेजेंस खो देते हो, लेकिन अगर प्रेजेंस में मजबूत रहते हो, परफॉर्मेंस अपने आप फ्लो होती है। आत्मा की यह सत्यता, प्रेजेंस, अवेयरनेस, स्टिलनेस, यह चैप्टर का कोर है। जब आप सीधे स्टिल्ड अवेयरनेस में प्रवेश करते हो, आप अब केवल सोच समझकर नहीं, गहराई से जीते हो। तो दोस्तों, उद्देश्य यही है, थोड़ी देर के लिए सोचना बंद करो और महसूस करो। एक डीप ब्रेथ लो, प्रेजेंस में उतर जाओ। यह तभी संभव है जब आप ऑब्जर्वर और एक्सपीरियंसर दोनों बनते हो, और ये आपकी फ्रीडम है। आज शाम को चलिए, एक जगह बैठिए, 5 मिनट के लिए एक दूसरी सांस, हर सेंसेशन को महसूस करो। बस ऑब्जर्वर बनकर देखते रहिए और फिर शेयर करो क्या महसूस हुआ। अब हम बात करेंगे चौथे अध्याय की, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, यानी मन की वो चालें जो हमें अब से बचाती हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी सीख यही है कि हम जो भी करें, हर वक्त अब में जीना है। लेकिन अक्सर हमारा मन हर मुमकिन तरीका अपनाता है जिससे हम अब के सच्चे अनुभव से बचते रहें। ये मन की रणनीतियाँ ही हैं जो हमें इस पल से दूर ले जाती हैं और हमें चिंता, डर, पछतावा या निराशा में फंसाए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये माइंड स्ट्रैटेजीज क्या हैं और कैसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। 1. अतीत और भविष्य में खो जाना। सबसे पहली और सामान्य रणनीति है, हमारा मन बार बार अतीत के ख्यालों में खो जाता है या फिर भविष्य की चिंताओं में फंस जाता है। क्या होता अगर, या अगर ऐसा हो गया तो, जैसे विचार लगातार दिमाग में चलते रहते हैं। पर सच तो ये है कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी नहीं आया। यह ध्यान में रखें, सिर्फ अभी वास्तविक है। अतीत तो सिर्फ एक याद है और भविष्य एक संभावना। लेकिन मन बार बार इन्हीं में उलझकर हमारी ऊर्जा चुराता रहता है। इसलिए चेतना की ज़रूरत है, अपने आप को बार बार मैं अभी यहाँ हूँ याद दिलाने की। 2. अपने दर्द से बचने के लिए सोच की दुनिया में खो जाना। दूसरी रणनीति है, जब हम किसी तरह के दर्द या तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो हमारा मन उसे नज़रअंदाज करने के लिए बहाने खोजता है। हम सोच में खो जाते हैं, कोई प्लान बनाने लगते हैं, कोई कल्पना या सपने देखने लगते हैं। यह एक तरह का बचाव तंत्र है। हम अपनी पीड़ा को महसूस नहीं करना चाहते, लेकिन टोले कहते हैं दर्द को स्वीकार करना ज़रूरी है। जब आप दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी पूरी मौजूदगी में रहते हैं, तभी आप उससे बाहर निकल पाते हैं। दर्द को दबाना या उससे भागना आपकी पीड़ा को बढ़ाता है। 3. असली अब का अनुभव न लेने के लिए रुकावटें पैदा करना। हमारा मन अक्सर छोटे छोटे रुकावटें पैदा करता है, जैसे सोचना, बात करना, टीवी देखना, फ़ोन चलाना या किसी बाहरी वस्तु में उलझ जाना, ताकि हम अब में पूरी तरह से मौजूद न रह पाएं। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हमें अब की गहराई से दूर ले जाते हैं। अध्याय में बताया गया है कि ये डिस्ट्रैक्शंस मन की एक चाल हैं, हम सच को देखने से बचते हैं। इसलिए आज कोशिश करें कि आप जब भी कुछ करें उसे पूरी तरह महसूस करें। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, बात करते समय पूरी तरह उस व्यक्ति पर ध्यान दें। 4. मन की आलोचना और अपने आप को दोष देना। हमारे मन की एक और बड़ी चाल है, खुद की आलोचना करना, खुद को दोष देना या अपने आप से लड़ना। यह भी अब से बचने का तरीका है। जब हम अपने आप से लड़ते हैं तो हम अपने वर्तमान पल से कट जाते हैं। ऐसे में कोई भी शांति या संतोष संभव नहीं हो पाता। यह समझना ज़रूरी है कि आलोचना करने वाला और आलोचना का शिकार दोनों हम ही हैं, लेकिन ये हमारा असली स्वरूप नहीं। हमारा असली स्वरूप उस शांति और चेतना का हिस्सा है जो सोच से परे है। 5.
भावनाओं को दबाना या अस्वीकार करना। मन अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने या अस्वीकार करने की कोशिश करता है। मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए जैसी सोच हमारे असली अनुभवों को दबा देती है। लेकिन असली जागरूकता तभी आती है जब हम अपने भावों को पूरी तरह स्वीकारते हैं और उन्हें महसूस करते हैं। चेक, मौन का डर और असुविधा। कुछ लोग अब में पूरी तरह मौजूद होने से डरते हैं क्योंकि मौन या खालीपन उन्हें असुविधाजनक लगता है। लेकिन सच तो ये है कि यही मौन हमारे भीतर की शांति का द्वार है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमारे मन की हलचल कम होती है और हम सच में जुड़ पाते हैं। 7. नकारात्मक सोच और भय को बढ़ावा देना। मन कभी कभी नकारात्मक सोच को बढ़ा चढ़ाकर अपने और आपके बीच दूरी बना देता है। मुझे कुछ गलत हो जाएगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा जैसे डर हमें अब से हटाकर चिंता के गर्त में ले जाते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सोचों को ऑब्जर्वर की तरह देखें, उन्हें अपना हिस्सा न बनने दें। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन माइंड स्ट्रैटेजीज से कैसे बाहर निकला जाए। पहला तरीका है जागरूकता, अवेयरनेस। जब भी आपको लगे कि आपका मन अब से भाग रहा है तो सिर्फ ऑब्जर्वर बनिए। देखिए कि आपकी सोच कहाँ जा रही है, क्या आप अतीत या भविष्य में खो गए हैं। इस जागरूकता से मन का कंट्रोल कम होने लगता है। दूसरा तरीका है एक्सेप्टेंस। जो भी अनुभव हो रहा है उसे बिना लड़ाई के स्वीकार करिए। चाहे वो दर्द हो, डर हो या चिंता, इसे महसूस कीजिए और स्वीकार कीजिए। जब आप इस पल को स्वीकार करते हैं तो आप उससे लड़ने की बजाय उससे बाहर निकलने लगते हैं। तीसरा तरीका है सांस पर ध्यान देना। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब भी मन भटकने लगे, अपनी सांस को महसूस करें। यह आपको वापस अब में ले आएगा। चौथा तरीका है छोटे छोटे मोमेंट्स में पूरी तरह मौजूद रहना, जैसे खाना खाते समय, चलते समय या कोई काम करते समय पूरी चेतना के साथ उस पल को जीना। ये अभ्यास आपकी प्रेजेंस को मजबूत करेगा। दोस्तों, मन की ये चालें बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, लेकिन जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और सचेत रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। आप अब के अंदर रहना सीख जाते हैं और इसी में आपकी शांति और खुशी छिपी होती है। तो दोस्तों, ये था अध्याय माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। अब हम चैप्टर 5 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कैसे हम द स्टेट ऑफ प्रेजेंस में और गहराई से प्रवेश कर सकते हैं। हम बात करेंगे 5वें अध्याय की, जिसका नाम है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, यानी मौजूदगी की स्थिति। इस अध्याय में टोले हमें सिखाते हैं कि प्रेजेंस क्या होती है, क्यों यह हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है और हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रेजेंस का असली मतलब क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लाया जाए। प्रेजेंस यानी क्या? प्रेजेंस का मतलब है पूरी तरह से और पूरी चेतना के साथ अब में मौजूद होना। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आपका मन बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में नहीं फंसा होता। यहाँ कोई तनाव, कोई डर, कोई चिंता नहीं होती। बस एक गहरा शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। प्रेजेंस एक ऐसी स्टेट है जहाँ आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, बल्कि सोच से ऊपर उठकर अपने पूरे अस्तित्व के साथ उस पल को जी रहे होते हैं। प्रेजेंस और ईगो में अंतर। अक्सर हम प्रेजेंस को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ईगो हमें भ्रमित करता है। ईगो वह हिस्सा है जो पहचान की लालसा और चिंता से भरा होता है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमें डराता है और भविष्य या अतीत में घुमाता रहता है। प्रेजेंस ईगो से बिल्कुल उल्टा होता है। प्रेजेंस में ईगो का कोई स्थान नहीं होता क्योंकि प्रेजेंस पूरी तरह से निर्लिप्त और शांत होती है। प्रेजेंस के फायदे। जब हम प्रेजेंस की स्थिति में होते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं क्योंकि हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है, अपने संबंधों में ज़्यादा समझ और सहानुभूति लाते हैं, हर पल को पूरी तरह जी पाते हैं। प्रेजेंस कैसे महसूस करें? टोले बताते हैं कि प्रेजेंस को महसूस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद है। बस हमें इसे महसूस करने के लिए अपने मन की उलझनों से ऊपर उठना होता है। कुछ आसान तरीके हैं प्रेजेंस को महसूस करने के। 1. सांस पर ध्यान लगाना।
सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब भी मन भटकने लगे, अपनी सांस को महसूस करें। धीरे धीरे सांस अंदर ले और बाहर छोड़ें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ला सकता है। 2. अपने शरीर को महसूस करना। अपने शरीर की हर छोटी छोटी सेंसेशन पर ध्यान दें, जैसे पैरों के नीचे ज़मीन की ठंडक, हाथों की गर्मी, चेहरे की हवा। यह आपको पूरी तरह अब में लाता है। 3. मौन का अनुभव करना। शांत जगह पर बैठकर बस मौन का अनुभव करें। कोई सोच न करें, बस ऑब्जर्वर बनकर अपने आसपास की आवाज़ों और सेंसेशंस को महसूस करें। 4. सोचों को ऑब्जर्वर बनकर देखना। जब भी कोई विचार आए, उसे रोकने की कोशिश न करें, बस ऑब्जर्वर बने और देखें कि आपकी सोच कहाँ जा रही है। धीरे धीरे आपका मन खुद शांत होने लगेगा। प्रेजेंस से जुड़ा एक गहरा सच। प्रेजेंस से जुड़ा एक गहरा सच है कि जब आप अब में रहते हैं तो आप जीवन के प्रवाह के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा लेते हैं। कठिनाइयाँ आती हैं, पर आप उनसे लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इस स्थिति में दुख तो होगा, पर दर्द कम होता है क्योंकि आप उसे पूरी तरह महसूस कर रहे होते हैं। प्रेजेंस आपको जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है और यही वास्तविकता हमें भीतर से शांति देती है। प्रेजेंस और समय का रिश्ता। प्रेजेंस में रहते हुए समय का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। अतीत और भविष्य का बोझ हट जाता है और हर क्षण एक नई शुरुआत जैसा लगता है। समय धीमा या तेज महसूस हो सकता है, लेकिन आप हमेशा अब में होते हैं। प्रेजेंस का अभ्यास। रोज़ाना कुछ मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें, सांसों और अपने शरीर की सेंसेशंस पर ध्यान दें। दिन भर छोटे छोटे पल में पूरी चेतना के साथ उस पल को जीने की कोशिश करें। जब भी मन भटके, धीरे से अपने आप को अब में वापस ले आएं। अंत में दोस्तों, प्रेजेंस की स्थिति हमारे अंदर की शांति, खुशी और आज़ादी की कुंजी है। इस चैप्टर में हमें ये समझ आता है कि प्रेजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन की एक गहराई है। यदि हम रोज़ाना अब में बने रहने की कोशिश करें, तो न केवल हमारा मन शांत होगा, बल्कि हम जीवन की हर चुनौती को सहजता से सामना कर पाएंगे। तो ये था हमारा 5वां अध्याय, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। अगली चैप्टर पर बात करेंगे, जहां हम प्रेजेंस और अवेयरनेस के बीच के गहरे संबंध को समझेंगे। अभी हम बात करेंगे 6ठे अध्याय की, जिसका नाम है द इनर बॉडी, यानी भीतर का शरीर। दोस्तों, यह अध्याय बहुत खास है क्योंकि यहाँ टोले हमें बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने अंदर के शरीर को महसूस करके अब में पूरी तरह मौजूद रह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ये इनर बॉडी क्या है और इसे महसूस करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। इनर बॉडी क्या है? हमारा शरीर तो हम जानते हैं, हाथ, पैर, सिर आदि, लेकिन इनर बॉडी मतलब है उस अंदरूनी एहसास को जानना जो हमारी त्वचा के अंदर होता है। यह वो जीवन ऊर्जा है जो हमें जिंदा रखती है। आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसे महसूस करके हम अपने आप को इस पल में ला सकते हैं। इनर बॉडी को महसूस करना क्यों ज़रूरी है? अधिकांश समय हम अपने सिर के अंदर की सोचों में खोए रहते हैं। हम हमेशा कहीं ना कहीं भागते रहते हैं, अतीत के बारे में सोचते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन इनर बॉडी को महसूस करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और पूरी तरह अब में आ सकते हैं। यह एक तरह से ध्यान, मेडिटेशन जैसा है, लेकिन इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, बस अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा पर ध्यान लगाकर। इनर बॉडी को कैसे महसूस करें? टोले बताते हैं कि इनर बॉडी को महसूस करना बेहद सरल है, बस थोड़ा ध्यान और अभ्यास चाहिए। आराम से बैठें या खड़े हों, जैसे भी आपको आराम हो, उसी स्थिति में अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपने हाथों को शरीर के अंदर ले जाने की कोशिश करें, मतलब अपने हाथों के ज़रिए शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। यह ऊर्जा शरीर के हर हिस्से में फैलती है, पैरों से लेकर सिर तक। गहरी सांस लें और अपने शरीर के अंदर की हलचल पर ध्यान दें। सांस के साथ शरीर के अंदर एक हल्की सी गर्माहट या ऊर्जा महसूस करें। ध्यान लगाएं कि आपकी ऊर्जा कहाँ कहाँ महसूस हो रही है। कुछ लोग अपने दिल के पास महसूस करते हैं, तो कुछ अपने हाथों या पैरों में। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है,
लेकिन इसे महसूस करना प्रेजेंस का एक शक्तिशाली तरीका है। इनर बॉडी से जुड़ी कुछ खास बातें। जब आप इनर बॉडी को महसूस करने लगते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह आपको बाहरी दुनिया की परेशानियों से दूर कर अभी और यहाँ पर केंद्रित कर देता है। इनर बॉडी की जागरूकता से आप अपने शरीर और मन के बीच बेहतर तालमेल बना पाते हैं। इनर बॉडी का अभ्यास। टोले रोज़ाना इस अभ्यास को करने की सलाह देते हैं। शुरुआत में आप दिन में 5-10 मिनट इस पर ध्यान दे सकते हैं। धीरे धीरे यह समय बढ़ाते जाएं। किसी भी समय, चाहे आप काम कर रहे हों या आराम कर रहे हों, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। यह आपको तनाव और बेचैनी से बचाएगा और आपको ज़्यादा ऊर्जा देगा। इनर बॉडी और तनाव मुक्ति। जब भी आपको तनाव या चिंता महसूस हो, तुरंत इनर बॉडी की तरफ ध्यान दें। अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें और सांस के साथ उसे और गहरा करें। यह तरीका आपको तुरंत शांति देगा और आपकी सोच को साफ करेगा। इनर बॉडी की शक्ति। इनर बॉडी को महसूस करना आपके अंदर की शांति का स्रोत है। यह आपको अपने असली स्व से जोड़े रखता है। जब आप अपने अंदर के शरीर को महसूस करते हैं तो आप अपने आप को सिर्फ सोच के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक जीवन शक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। अंत में तो दोस्तों, इनर बॉडी हमें सिखाता है कि शांति और खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। जब हम अपने अंदर की इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो हम पूरी तरह अब में जीते हैं। ये हमारे जीवन को और भी ज़्यादा खुशहाल और संतुलित बनाता है। आगे हम किताब के अगले अध्याय पर बात करेंगे, तो जुड़े रहिए। अभी हम बात करेंगे 7वें अध्याय की, जिसका नाम है पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, यानी अप्रकट के द्वार। यह अध्याय हमारे लिए बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ टोले हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने अंदर उस जगह तक पहुँच सकते हैं जो दिखती चीज़ों से परे है। यह वह जगह है जहाँ शांति, आनंद और चेतना का सच्चा स्रोत होता है। अनमैनिफेस्टेड क्या है? दोस्तों, जो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सब मैनिफेस्टेड यानी प्रकट चीज़ें हैं। लेकिन इसके पीछे एक अनमैनिफेस्टेड भी होता है, जो दिखता नहीं, समझ आता नहीं, लेकिन हर चीज़ का मूल है। यह अनंत शांति और अस्तित्व की गहराई है, जो हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा प्रकट चीज़ों में उलझा रहता है। पोर्टल्स यानी द्वार टोले बताते हैं कि इस अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ विशेष पोर्टल्स या द्वार होते हैं। इन द्वारों के माध्यम से हम अपनी रोज़मर्रा की सोच और व्यस्तता से ऊपर उठकर शांति और मौजूदगी की गहराई में जा सकते हैं। ये पोर्टल्स कौन कौन से हैं? डेथ, मृत्यु। यह सुनकर आप थोड़ा डर सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है कि मौत का सोचकर या समझकर हम अपने जीवन की नश्वरता को समझते हैं। जब हम मौत के भय को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अब की गहराई में उतर जाते हैं। मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन का हर पल कीमती है। सरेंडर, समर्पण। जब हम जीवन की परिस्थितियों को लड़ने की बजाय स्वीकार करते हैं तो हम एक नए स्तर की शांति तक पहुंचते हैं। समर्पण मतलब हार मानना नहीं, बल्कि बिना विरोध के जीवन के साथ चलना है। साइलेंस एंड स्टिलनेस, मौन और स्थिरता। जब हम अपने आसपास की आवाज़ों और अपने मन की हलचल से दूर होकर मौन में बैठते हैं तो हम उस अनमैनिफेस्टेड की अनुभूति करते हैं। मौन और स्थिरता हमें उस गहरे अस्तित्व से जोड़ती है। स्पेस अराउंड ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के आसपास की जगह। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें हर वस्तु के चारों ओर एक खाली जगह महसूस होती है। यह खालीपन हमें उस अनमैनिफेस्टेड की ओर ले जाता है। अनमैनिफेस्टेड से जुड़ने के फ़ायदे। जब हम इन द्वारों से अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचते हैं तो हमें असली शांति और आनंद मिलता है। हमारा मन शांत हो जाता है और हम जीवन की सच्ची सुंदरता को महसूस करते हैं। यह हमें तनाव, भय और चिंता से मुक्त करता है। कैसे इन पोर्टल्स का अभ्यास करें? रोज़ कुछ समय मौन में बिताएं। अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करें। मौत के विचार को नकारात्मक न समझें, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा मानें। अपने आसपास की जगह और खालीपन को महसूस करें। अंत में तो दोस्तों, ये पोर्टल्स हमें उस गहरे, शाश्वत अस्तित्व से जोड़ते हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब हम इन्हें खोलते हैं
तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हम ज़्यादा शांत, खुश और जागरूक बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे 8वें अध्याय की, जिसका नाम है एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, यानी प्रबुद्ध रिश्ते। दोस्तों, रिश्ते हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने रिश्तों में परेशानियों, झगड़ों और तनाव में फंस जाते हैं। इस अध्याय में टोले हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को एक नई शांति और समझ की स्थिति में ला सकते हैं, यानी कैसे हम अपने रिश्तों को प्रबुद्ध बना सकते हैं। रिश्तों में तनाव क्यों होता है? हमारे रिश्तों में ज़्यादातर तनाव इसलिए आता है क्योंकि हम अपने साथी से या परिवार के लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से व्यवहार करें, हमारे विचारों को समझें। जब वो वैसा नहीं करते तो हम क्रोधित या दुखी हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है हमारा ईगो। ईगो रिश्तों में अपनी पहचान बनाना चाहता है, जीतना चाहता है और अक्सर हमें टकराव की स्थिति में ले आता है। प्रबुद्ध रिश्ते का मतलब क्या है? प्रबुद्ध रिश्ते का मतलब है रिश्तों में ऐसा होना जहां हम पूरी तरह अब में मौजूद हों, बिना किसी ईगो या अपेक्षाओं के। जहां हम दूसरे व्यक्ति को उसकी असली पहचान के साथ स्वीकार करते हैं, न कि केवल अपने विचारों और भावनाओं के हिसाब से। प्रबुद्ध रिश्ते कैसे बनाएं? अपने ईगो को समझें और उसे नियंत्रित करें। जब भी आप अपने रिश्ते में टकराव महसूस करें तो सोचें, क्या यह ईगो की वजह से हो रहा है? क्या मैं इस रिश्ते को जीतने के लिए लड़ रहा हूँ? ईगो को समझना और उसे शांत करना बहुत ज़रूरी है। पूर्ण ध्यान से सुनना सीखें। रिश्ते में सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरी चेतना के साथ सामने वाले की बात सुनते हैं, तो आप उसके विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। अपेक्षाओं को कम करें। रिश्तों में बहुत सारी परेशानियां हमारी उम्मीदों से आती हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर कोई अलग है और सभी की अपनी सोच होती है, तो हम अपने रिश्तों में शांति ला सकते हैं। अब में पूरी तरह रहें, अपने रिश्ते में पूरा ध्यान अब पर दें। पुराने झगड़ों या भविष्य की चिंताओं को छोड़कर उस वक्त को महसूस करें जब आप अपने साथी के साथ हैं। प्रबुद्ध रिश्तों के फायदे: रिश्तों में झगड़े कम हो जाते हैं। आप अपने साथी को वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं जैसे वो हैं। रिश्तों में गहरा प्यार और समझ बढ़ती है। तनाव और शिकायतें कम हो जाती हैं। आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। टोले का एक खास सुझाव: टोले कहते हैं कि जब हम अपने रिश्तों में प्रेजेंस यानी मौजूदगी लाते हैं, तो वह रिश्ता अपने आप प्रबुद्ध हो जाता है। प्रेजेंस से हमारे रिश्तों में शांति और खुशी आती है और हम अपने साथी को अपनी पहचान से अलग एक सचेत प्राणी के रूप में देख पाते हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए रोज़ थोड़ा समय निकालकर अपने रिश्तों पर ध्यान दें। अपने दिल की आवाज़ सुनें और समझें कि आप अपने रिश्तों में क्या महसूस कर रहे हैं। प्रेजेंस का अभ्यास करें और अपने साथी के साथ पूरी चेतना के साथ जुड़ने की कोशिश करें। अंत में तो दोस्तों, प्रबुद्ध रिश्ते हमें सिखाते हैं कि रिश्ते सिर्फ बाहरी मेलजोल नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं। जब हम अपने ईगो को छोड़कर अब में अपने रिश्तों को जीते हैं, तब हमारे रिश्ते सचमुच में फलते फूलते हैं। अब हम बात करेंगे 9वें अध्याय की, जिसका नाम है बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज़ पीस, यानी खुशी और दुख से परे एक शांति है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि खुशी और दुख के उस पार भी कुछ होता है? इस अध्याय में टोले हमें इसी गहरी बात का एहसास कराते हैं। खुशी और दुख की सीमा: हमारी ज़िंदगी में खुशी और दुख हमेशा आते रहते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो हम दुखी। लेकिन ये दोनों भाव नश्वर हैं, यानी कि ये स्थायी नहीं हैं। ये बस हमारे मन के भावनात्मक बदलाव हैं। खुशी और दुख के पार क्या है? टोले कहते हैं कि खुशी और दुख के पीछे एक स्थायी शांति होती है। यह शांति उस अस्तित्व की स्थिति है जहां हमारा मन न तो खुशी में फंसा होता है और न ही दुख में। यह एक तरह का मौन और स्थिरता है जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहता है। इस शांति तक कैसे पहुंचा जाए? यह शांति पाने का तरीका है पूरी तरह अब में जीना। जब हम पूरी चेतना के साथ इस पल में होते हैं, तो हमारा मन न तो अतीत की यादों में खोता है और न ही भविष्य की चिंता में।
हम बस अब के अनुभव को स्वीकार करते हैं। क्यों है यह शांति ज़रूरी? क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम सिर्फ खुशी की तलाश में रहेंगे तो जब दुख आएगा तो हमें बहुत दर्द होगा। लेकिन अगर हम उस शांति को पहचान लें जो खुशी और दुख के पार है, तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। शांति कैसे अनुभव करें? अपने मन की बेचैनी को देखें। जब भी आप बेचैन या तनाव में हों, थोड़ा रुकें और देखें कि ये भाव कैसे आते जाते हैं। इसको देखने से आप खुद को इन भावों से अलग कर पाएंगे। सांस पर ध्यान लगाएं। धीमे धीमे अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस की गहराई और उसकी लय आपको अब मिलाती है। अपने शरीर को महसूस करें। अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा और हलचल को महसूस करें। यह आपको इस क्षण में पूरी तरह से जीवित महसूस कराएगा। खुश रहने की बजाय शांति पाने की कोशिश करें। हम अक्सर खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन टोले कहते हैं कि असली सुख तभी मिलता है जब हम अपने अंदर की शांति को खोजें। यह शांति हमें किसी बाहरी चीज़ से नहीं मिलती, बल्कि हमारे अपने भीतर से आती है। शांति से जुड़ी खास बातें। शांति न तो अतीत में है और न ही भविष्य में, यह सिर्फ अब में है। शांति का अनुभव तभी होता है जब हम मन के शोर को कम कर देते हैं। शांति में जीना मतलब हर परिस्थिति को स्वीकार करना है। अंत में तो दोस्तों, खुशी और दुख के बीच की लड़ाई छोड़कर हम उस शांति की ओर बढ़ें जो हमारे भीतर है। यह शांति हमारे जीवन को सुकून और स्थिरता देती है। अभी आज हम बात करेंगे 10वें अध्याय की, जिसका नाम है द मीनिंग ऑफ सरेंडर, यानी समर्पण का मतलब। यह अध्याय हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी और गहरी बात को समझाता है, समर्पण। बहुत से लोग समर्पण को हार या कमजोरी समझते हैं, लेकिन टोले हमें बताता है कि असली समर्पण क्या होता है और यह हमारे जीवन में कैसे चमत्कार ला सकता है। समर्पण क्या है? समर्पण का मतलब है वर्तमान परिस्थिति को बिना लड़ाई, बिना विरोध के स्वीकार करना। यह हार नहीं है, बल्कि एक आंतरिक शांति की स्थिति है, जहां हम जीवन की वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जब हम समर्पण करते हैं, तो हम अपने मन के अंदर के संघर्ष को छोड़ देते हैं। हम उस बात से लड़ना बंद कर देते हैं जो हम बदल नहीं सकते। समर्पण और पैसिव होना अलग है, ध्यान रखें। समर्पण पैसिव यानी निष्क्रिय होना नहीं है। समर्पण का मतलब है जीवन के साथ सहयोग करना, संघर्ष में फंसे बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ना। जब हम अंदर से शांत होते हैं, तो हमारा निर्णय स्पष्ट होता है और हम सही दिशा में कदम उठाते हैं। समर्पण का असली अर्थ, टोल कहते हैं कि समर्पण का असली मतलब है इस पल को पूरी तरह स्वीकार करना। जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक तनाव और भावनात्मक पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। समर्पण से मन का बौद्धिक विरोध खत्म हो जाता है और हम गहरी शांति का अनुभव करते हैं। समर्पण कैसे करें? स्थिति को पूरी तरह स्वीकार करें। चाहे जो भी हो रहा हो, उसे हाँ कहें। मतलब उस परिस्थिति को बिना किसी शिकायत या विरोध के स्वीकार करें। अपने मन की लड़ाई को देखें। जब आपके मन में नहीं कहने की इच्छा हो, तो उसे समझें और अपने आप से कहें, मैं इस पल को स्वीकार करता हूँ। सांस पर ध्यान दें। सांस लेने और छोड़ने के दौरान खुद को अब में लाएं। यह आपको वर्तमान क्षण से जोड़ने में मदद करता है। छोटे छोटे पल में समर्पण का अभ्यास करें। दिन भर के छोटे छोटे तनावों या मुश्किलों में समर्पण करना सीखें। समर्पण से जीवन में क्या बदलाव आते हैं? मानसिक तनाव कम होता है, भावनात्मक शांति बढ़ती है, कठिन परिस्थितियों में भी आप स्थिर रहते हैं, आपके निर्णय और क्रियाएं स्पष्ट और सही होती हैं, जीवन के प्रति आपका नज़रिया सकारात्मक और स्वीकारात्मक होता है। समर्पण और भाग्य। जब हम समर्पण करते हैं, तो हम उस गहरे भरोसे में आ जाते हैं कि जीवन हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। यह हमें उस चीज़ को स्वीकार करने की शक्ति देता है जो हम बदल नहीं सकते, और बदलाव की दिशा में सही कदम उठाने की समझ भी। समर्पण का अभ्यास। रोज़ाना जब भी कोई परेशानी आए या मन में कोई विरोध हो, तो ध्यान दें और कहें, मैं इस पल को स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आप हर स्थिति में शांति और खुशी पाएंगे। अंत में तो दोस्तों, समर्पण किसी कमज़ोरी का नाम नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली और जागरूकता भरा कदम है। जब हम समर्पण करते हैं,
तो हम जीवन के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं और हर पल की सुंदरता को महसूस कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें कि आप अपनी ज़िंदगी में समर्पण को कैसे अपनाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ के इन गहरे और ज़रूरी अध्यायों को समझा। इस किताब ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करके अपने जीवन को तनाव, चिंता और अस्थिरता से मुक्त कर सकते हैं। कैसे हम अब में पूरी तरह मौजूद रहकर अपनी ज़िंदगी को शांति, खुशहाली और गहराई दे सकते हैं। याद रखिए, जीवन की असली खुशी और शांति हमें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर, इस अब के पल में मिलती है। जब हम अपने ईगो को समझते हैं, समर्पण करते हैं और पूरी चेतना से हर पल को जीते हैं, तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी शानदार बुक्स ला सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी यह ज्ञान मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई और प्रेरणादायक वीडियो लाएं तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। कमेंट में बताइए, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, आप अब में रहने और अपनी ज़िंदगी में शांति लाने के लिए क्या सबसे पहले करेंगे। आपके अनुभव जानना हमारे लिए बहुत खास होगा। दोस्तों, जीवन एक खूबसूरत सफ़र है और यह सफ़र तभी सुखद होता है जब हम हर पल को पूरी चेतना से जीते हैं। इसलिए द पावर ऑफ नाउ के सिद्धांतों को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी में खुशियों और शांति को आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब में रहिए, शांति पाएं और खुश रहें।